गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा हम एक्सरेज पढ़ रहे थे और एक्सरेज के लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज को स्टडी करते हुए मोस्ले ने यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रखी थी। तो अब इस लेक्चर में हम लोग मोस्लेज लॉ पढ़ेंगे एंड हम ये भी बात करेंगे कि मोस्ले ने जो फार्मूला डेराइव किया, जो फार्मूला वहां पर स्टैब्लिश किया, वो कैसे बोहर्स फार्मूले से मैच करता है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक तो बात यह है कि मोस्ले की हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ले एक ऐसे यंग साइंटिस्ट थे जिनका जीवन भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। वो 27 की एज के आसपास ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन शहीद हो जाते हैं और वो आर्मी में थे। आर्मी में रहते हुए एक वैज्ञानिक भी थे और उन्हें रिसर्च का बड़ा ही इंटरेस्ट था। उन्हें एक्सरे के स्पेक्ट्रा को रिसर्च करते हुए मोस्ले लॉ दिया था। और आपने इसका नाम पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट में भी सुना होगा कि मेंडलीज पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट में मोस्ले का एक इंपॉर्टेंट योगदान है। क्या है लॉ? मोस्टली ने क्या किया, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि एक टारगेट एलिमेंट ऐसे रखा जाता था एक्सरे ट्यूब में। आई होप आपको याद होगा। इसमें ये टारगेट एटम है और इसके ऊपर फिलामेंट इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करने से एक्सरेज मिलती थी। ये टारगेट है। मोस्ले ने क्या किया, उसने जो टारगेट एलिमेंट थे उसने बदल बदल के रखा। तो मोस्ले ने डिफरेंट हैवी एलिमेंट्स को टारगेट की जगह पर लगाया और उनसे निकलने वाली एक्सरेज से जो स्पेक्ट्रम मिला उसकी स्टडी किया और उसने कंक्लूजन फाइंड आउट किया कि लेस और मोर सभी टारगेट आइटम से निकलने वाली जो एक्सरेज हैं वो सिमिलर ही होती हैं। और उसने इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में रिलेशन निकालने की कोशिश की और फाइनली एक ग्राफ प्लॉट किया। वो था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। मोस्टली यूज्ड डिफरेंट एलिमेंट्स as target and studied X-rays emitted by these target elements। क्या पाया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है लेस और मोर सेम है एंड ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ X-rays emitted by different elements are nearly same या are almost similar। उसने स्टडी किया इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में और एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर में और एक ग्राफ प्लॉट किया। तो ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर जेड। ग्राफ्स आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, लेस और मोर स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ हम के लाइन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, के सीरीज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये के अल्फा है, ये के बीटा है। ये ग्राफ यहां तक नहीं जाते हैं, ये ग्राफ कुछ ऊपर से जाते हैं, लेकिन जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो एटॉमिक नंबर एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। यहां से यहां तक का जो सेपरेशन होता है इसको एक सिंबल दिया जाता है बी। बी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। अब अगर आप देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतना लिख लें बेटा। इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज y एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू है इज प्रोपोर्शनल टू x एक्सिस विद z एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस b। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट a आ जाता है, z माइनस b, ये इक्वेशन आ जाती है वेयर a इज ए कांस्टेंट। स्क्वायरिंग तो देखिए क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल टू, ये न्यू है, न्यू इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर।
ए एक कांस्टेंट था बेटा, इसका स्क्वायर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसलिए न्यू इक्वल टू आप के लिख दीजिएगा जेड माइनस डी स्क्वायर, और ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन अब बन जाती है वेयर के इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ न्यू कांस्टेंट। एक नया कांस्टेंट आ गया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट के स्क्वायर से कांस्टेंट ही तो आएगा, तो एक नया कांस्टेंट आ गया। यहां पर अब आप जरा सा अलर्ट होइएगा, इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिए, इसके अपने फायदे हैं इस इक्वेशन के, लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा फॉर के अल्फा लाइन, मतलब के सीरीज में के अल्फा के बीटा के गामा लाइन होती है, हम के अल्फा के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। के की वैल्यू 3/4 आरसी होता है, के इक्वल टू 3/4 आरसी होता है। आर इज रिडवर्क कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कोई नया टर्म नहीं है, इतना नोट कर लो, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे तो ध्यान रखिए, आपकी थ्योरी में भी काम आएगा। आई होप लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से कर लीजिए बेटे। अब आप देखिएगा 3/4 आरसी आएगा, देयरफॉर जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी उसको आप इक्वेशन 2 थी शायद, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखो बेटा न्यू इक्वल टू 3/4 आरसी, के की जगह 3/4 आरसी रख दीजिएगा, एंड द रेस्ट पार्ट इज जेड माइनस पी स्क्वायर। इसे थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, 3/4 आरसी, सी से सी कैंसिल कर दीजिए, जेड माइनस बी स्क्वायर 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 3/4 को हम 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, जेड माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड माइनस बी स्क्वायर। आगे ले आइए, इस वाले टर्म को देखो, 1 माइनस 1/4 को थोड़ा सा और मैथमेटिकली एक सपोर्ट में लाते हैं अपने, जेड माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 1/4, 1 को 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1/4 को 1 अपॉन 2 स्क्वायर लिखते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर आप गौर से देखो बेटा, ये के अल्फा लाइन के लिए आप जरा एक चीज रिलेट करिएगा, के अल्फा लाइन हमें कब मिलता था, आप पिछला लेक्चर जाकर के कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज का देखिए, आपको ध्यान होगा n इक्वल टू 1 जिसे के शेल बोला गया था, n इक्वल टू 2 L, n इक्वल टू 3 M, ये जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल में आ रहा था तो के अल्फा लाइन मिल रही थी, और जब एम से इसमें आ रहा था तो के बीटा मिल रही थी। तो के अल्फा कब मिलती है, जब 2 से 1 में आता है। और आपको बोहर एटॉमिक मॉडल से याद है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल, अगर हम उसे N2 लिखते हैं, से लोअर एनर्जी लेवल N1 में आता था, तो वेवलेंथ का फार्मूला कुछ ऐसे ही आता था। तो अगर आप इसमें ये लिखें कि 1 की जगह पे आप यहां पर चाहें तो N1 लिख दें, और ये जो 2 है इसकी जगह N2 लिख दें, इस 3 की जगह N3 यहां पर लिख दें, तो देयरफॉर देखिएगा फॉर, या आप ऐसे लिख दीजिएगा इन जनरल, इन जनरल। बेटा क्यों इन जनरल, ये फार्मूला जिसमें ये सेकंड, ये फार्मूला जिसमें लोअर ऑर्बिट 1 है और अपर ऑर्बिट 2 है, ये के अल्फा के लिए ट्रू है। लेकिन हम जनरलाइज करें तो हम क्या कह सकते हैं, 1 इज लोअर ऑर्बिट, यानी जिसमें वो आकर के ट्रांजिशन कर, यानी कि जब वो ट्रांजिशन के दौरान जिस लोअर ऑर्बिट में आता है, 2 का मतलब हायर ऑर्बिट जहां से आता है। इसीलिए मैंने कहा इस इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हैं। इन जनरल क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद किए बगैर आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, तो इसे तो याद ही कर डालो, इक्वेशन स्टार लिख दो, ध्यान से इसे लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो। ये आपको बोहर एटॉमिक मॉडल की इक्वेशन से मैच करती है, वो मैं रिलेट करा देता हूं, जरा सा देख लो इसे जल्दी से। बेटा लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई। अब देखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना है, विच इज इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन गिवन बाय बोहर फॉर the transition of hydrogen or hydrogen like atoms, right? क्या थी? which was, और ये इक्वेशन क्या थी? 1/λ इक्वल टू, याद हो बेटा r की जगह r था, बस z की जगह पे, सॉरी, बस z माइनस b की जगह पे z स्क्वायर था, और ये एज इट इज था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये रिलेशन थी। 2 स्टार इक्वेशन आप लिख दीजिए बेटा। मेरा मतलब है कि ऑलरेडी हम इस इक्वेशन से परिचित हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन से अगर हम परिचित हैं तो इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। आपके मन में एक पेच आएगा कि 1/λ की जगह 1/λ है, r की जगह r है, n1 n2 की जगह भी मामला बिल्कुल सही है। मामला z पे गलत हो जा रहा, अलग हो जा रहा है। यस बेटा, एक्चुअल में यहां पर जो एटॉमिक नंबर है इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और इस मोस्टली फॉर्मूला में इसे क्या कहते हैं? ये z माइनस बी, z minus b is called effective atomic number. Effective atomic number. Correct? z minus b is effective atomic number. अब आपने मन में आया कि b क्या है? हम किसी भी एलिमेंट का z जानते हैं, n1 n2 भी ट्रांजिशन के लेवल से हम जानते हैं, r भी हम जानते हैं, z जानते हैं, लैम्डा निकालेंगे, बट व्हाट अबाउट b? तो यहां पर आपको बताया बेटा, के सीरीज के सारी लाइन के लिए b की वैल्यू 1 है। तो अब यहां पर ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ b इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आपको ध्यान होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। b इज व्हाट बेटा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट फॉर के सीरीज b इक्वल टू 1, फॉर एल सीरीज b equal to 7.4 and for m series, अगर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में आपको याद होगा के एल एम सीरीज अगर है b equal to 19.2। हमारे में जो क्वेश्चंस बेटा हम लोगों के कोर्स में ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उसमें के सीरीज और एल सीरीज तक ही काम पड़ता है, एम सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन याद रखिए तीनों कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो फार्मूला हमने के अल्फा के लिए लिखा था, हमें बी को 1 लिख देना चाहिए था, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम जनरलाइज करके लाना चाहते थे। तो अगर के अल्फा सीरीज में इसे अप्लाई करना हो तो बी को 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, z माइनस बी इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, b इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो मोस्टली यहां पर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को बड़ी ही शानदार तरीके से यहां पर रिलेट करता है। अब है कि मोस्टली के लॉ की यूजेस क्या है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो 2-3 बातें तो हमने यहां पर डिस्कस की है। क्या? मोस्टली का जो फार्मूला आया अभी जो हमने लिखा 1/λ इक्वल टू z माइनस b स्क्वायर r 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू द फार्मूला ऑफ द बोहर। तो ये बोहर मॉडल को एक सपोर्ट देता है, ये एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट देता है कि बोहर के मॉडल में जो फार्मूले निकाले गए वो सही हैं। तो इट सपोर्ट्स द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये इसका पहला यूज हुआ। दूसरा, मोस्टली ने बताया किसी भी एलिमेंट की मेन प्रॉपर्टी जो है उसका एटॉमिक वेट नहीं है बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है। आपको ध्यान होगा मेंडलीफ ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था तो उसमें मेन प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट रखा था, लेकिन मोस्टली ने बताया नहीं, एक्चुअली मेन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर, हेंस पीरियोडिक टेबल शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। और जब ये अरेंज किया गया तो पीरियोडिक टेबल में जो बहुत सी
डिफिकल्टीज थी वो रिमूव होती हैं, यानी कि ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूप देने में, शेप देने में और एलिमेंट्स के सही जगह पर अरेंजमेंट करने में मदद करता है। तीसरा, इसकी वजह से बहुत से जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक नंबर एक्सपेरिमेंटली निकालने में मदद भी मिली, राइट। तो मैं इनके अगर यूजेस की बात करूं, यूज ऑफ मोसले लॉ, नंबर 1, इट सपोर्ट्स बोहर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल। सेकेंड, तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू मोसले, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, हेंस अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जेड। और जब ऐसा किया गया तो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न शेप में आ जाती है। हेल्प्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल hence helps arrangement of elements in periodic table। ये आ गया। He experimentally determined या measured atomic numbers of many elements, बहुत से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी ये एक्सपेरिमेंट ही निकालते। इस तरह से मोसले के लॉ के जो कुछ इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है वो ये थे। तो मोसले लॉ को ध्यान रखें। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, तो आप ये लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसके न्यूमेरिकल आपको एक आध करा देता हूं।